हेलो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यूर स्टडीज आल्सो वेल। मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ जो पिछले टॉपिक में मैंने क्या चीज़ें कवर की हैं। तो जो पिछले टॉपिक मैंने कवर किया था वो किया था शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो उसी चीज़ का मैंने बताया था कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। और पिछले वीडियो जो मैंने चीज़ें कवर की हैं वो मैंने उसी चीज़ को एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण को लेकर के मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर। आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वीडियो में देखेंगे और किस तरीके से, और फिर आगे एक्सरसाइज है 2.2 उसके भी कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी p ऑफ x या y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर यानी जहां a नॉट इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ पर गाइड कर दे रहा हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो a मैंने कहा है a नॉट इक्वल टू 0, पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी चीज़ें समझ जाएंगे। तो a अगर यहाँ a इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पे a 0 होगा और 0 को किसी भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बना देता है, तब फिर क्या है bx प्लस c ही बचेगा यहाँ पर। यानी फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, ये क्या है एक नॉर्मल सी लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। यानी a नॉट इक्वल टू 0, हिंदी में इसे इस तरीके से लिखेंगे जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। अब इसी को हम किस तरीके से रिलेशन दिखाते हैं, यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और आज का जो टॉपिक है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हाउ टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients, coefficient, coefficients। हिंदी में लिख देते हैं कि एक मानक रूप में शून्यकों और गुणांकों को मानक रूप में संबंध ये हिंदी में, और ऊपर जो मैंने लिखा है हाउ टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब इसके बारे में देखते हैं। ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिया है, अब इसे आप एक हेडिंग दे दीजिएगा, मैं इसे हटा ही दे रहा हूँ क्योंकि जितना ही वाइट बोर्ड क्लीन होगा उतना ही मज़ा आएगा स्टडी करने में भी। ये मैंने हिंदी में लिखा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम जीरोज को फाइंड आउट करेंगे, यानी यहाँ पर तो उन्हें हम एक जो हमारे जीरोज होंगे यानी जो शून्यक होंगे, जिन्हें हिंदी में शून्यक कहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर हम दिखाएंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कुछ ग्रीक लेटर ले लेते हैं। आप लोगों की किताब में लिखा होगा यूनानी शब्द
क्योंकि हमारी जो भाषा ये बनी हुई है, क्योंकि गणित में काफ़ी सारे अदर भी आपको सिंबल्स मिलेंगे, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ये इसलिए होती हैं कि किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करने का एक तरीका वहाँ पर बताया जाता है और कुछ नहीं होता है। तो पहले हम ग्रीक लेटर ले लेते हैं, जो हमारे शून्यक निकलते हैं, शून्यक को ही अल्फ़ा बीटा गामा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 लेटर लेते हैं, जबकि यहाँ पर 2 ही लेटर का यूज होगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और गामा जो है वो जब क्यूबिक इक्वेशन होती है, जब क्यूबिक इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और जीरो कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, वहाँ पर हम उसका गामा का भी जो यूनानी यानी ग्रीक लेटर वहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा एंड बीटा ये 2 लेटर ले रहे हैं। ये यूनानी शब्द है, हिंदी में लिखेंगे यूनानी शब्द, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रीक लेटर। ये ग्रीक लेटर है। अब इन्हीं को हम इसमें किस तरीके रिलेशन को बताते हैं उसके बारे में फिर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा जो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये जब भी हम कोई भी लेटर को, जैसे यहाँ पर जीरोज को यानी शून्यकों को जब निकालते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पर ये जो हमारे जो शून्यक होते हैं वो अचर पद होते हैं, यानी नॉन वेरिएबल होते हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इन्हें ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोई हम मान लेते हैं, एक के मान लेते हैं, एक अचर पद है। अब अंदर लिखते हैं x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा, यानी यहाँ पे आप समझने की बात है। जब भी हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब हमारे शून्यक, सपोज दैट मैंने पिछला जो मैंने वीडियो में कवर किया, जो एग्जांपल लिया था, सपोज दैट मेरे शून्यक जो वहाँ पर आए हुए थे x माइनस 1 एंड x माइनस 3, तो जहाँ पे ये नॉन वेरिएबल टर्म है, यानी जो अचर पद है, जैसे -1 और -3, वही ये यहाँ पर उसी के स्थान पर ये अल्फ़ा एंड बीटा है, वही समझिए। क्योंकि इनमें कोई डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, इनमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे कॉमन से टर्म हैं, बस इन्हें एक ग्रीक लेटर के द्वारा ही दिखाया गया है। तो दोस्तों इसी को अब समझते हैं, फर्दर आगे और प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे के जो है एक अचर पद है, के यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे के क्या है, अचर पद, हिंदी में बोलते हैं अचर पद, यानी नॉन वेरिएबल, इंग्लिश बोलते हैं नॉन वेरिएबल। अगर बच्चों कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप विदाउट हेजिटेशन यानी विदाउट डाउट पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि क्लास में बैठे हैं सभी लोग, तो बिल्कुल पूछिए, क्योंकि पूछने के लिए ही हैं सभी लोग। तो विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, यानी बिना हिचक के क्लास में। आगे फर्दर और प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं, तो ये कैसे हो गया, एक बार हम स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी अब यहीं पे देख लेते हैं, हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, यानी एक बार इस टर्म को, यानी x² हो गया, ऐसे इसी फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होगा x², एक बार इसको करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई, माइनस बीटा x हो गया। अब इस टर्म को यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस अल्फ़ा x, अब इसे करते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ये। अब आगे और फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमन से कौन सा टर्म मिल रहा है, x मिल रहा है यहाँ पर, फिर बाहर ही के ले लेते हैं, x² माइनस
यहाँ पे ये मिल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे समझने की बात है थोड़ा, मैंने यहाँ पे पहले बाद में अल्फ़ा है, यहाँ पे पहले बीटा है, और यहाँ पे मैंने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, ये थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा अच्छी तरह से दिखेगा। यानी अल्फ़ा बीटा कहने में ये जो यूनानी शब्द है, यानी जो ग्रीक लेटर है, अल्फ़ा बीटा कहते हैं तो एक खुद से प्रोनाउंस करते हैं, यानी खुद से जब बोलते हैं तब भी अच्छा लगता है। उसी रिगार्डिंग मैंने इधर से उधर कर लिया, माइनस का साइन बाहर ले लिए। जब माइनस का साइन बाहर ले लेंगे तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाता है। छोटा सा मैं इधर हिंट दे रहा हूँ, ये पीछे की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे किसी कॉर्नर में, क्योंकि मैं सोचता हूँ क्योंकि जो भी सभी लोग, क्योंकि कोई किसी का मन करता है मैं 10th में जा करके मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, कोई कहता है मैं 9th में जा करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, तो सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। वैसे मेरा जो मानना है, आप जिस क्लास में जिस स्टैंडर्ड में हैं तभी से आप जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए। अगर वही चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे, सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको छत पर जाना है, स्टेयर के माध्यम से जाते हैं, सीढ़ी के माध्यम से, या फिर जिस भी, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं पहुँच जाएंगे उस छत पर, क्योंकि हमें सीढ़ियों से होकर के जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो आसानी से, अगर हम 2 सीढ़ी एक साथ में अगर चढ़ते हैं तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है आगे चढ़ने में। तो इसलिए कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे ना आपके पैर में दिक्कत होगी, ना आप चोट खाएंगे किसी भी तरीके से, और आसानी से अपने आगे भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि चीज़ें उसी अनुसार समझते रहिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इधर ब्रैकेट के अंदर मैं बता दे रहा हूँ, अगर हम माइनस माइनस है, अगर माइनस गुणे माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, अगर माइनस गुणे प्लस करते हैं तब भी माइनस रहता है, या फिर प्लस गुणे माइनस करेंगे तब भी माइनस रहेगा, अगर प्लस गुणे प्लस है अगर साइन तब फिर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब ये कभी भी हो सिंबल तो ऐसा ध्यान रखिए, माइनस है, अगर माइनस है तो गुणा के केस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई के केस में होता है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल करती हैं, उस रिगार्डिंग वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। तब यहाँ से इस टर्म से आप एक बार देखिए, यहाँ पर जो है ये जो पूरा टर्म है, एक बार यहाँ पर देखिए, इस टर्म से आप रिलेट करिए। अगर इस टर्म से आप रिलेट करेंगे चीज़ों तो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर एक बार और मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर दे रहा हूँ, एक स्टेप मैं और आगे लेकर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, kx² माइनस, मैं x वाले टर्म को है बैक साइड में ले रहा हूँ थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, यानी ये जो k है अल्फ़ा प्लस बीटा kx इंटू, अब फिर के वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा के अल्फ़ा बीटा, यानी ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट ये हट गया अब यहाँ से। अब देखिए ये जो इक्वेशन है और इसके सामने वही मैं इक्वेशन नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। यहाँ के ये टर्म और ये टर्म, ये यहाँ पर जो a है, यानी a क्या है, k के इक्विवेलेंट है। देखिए समानता क्या हो रही है इन दोनों में, क्या है, अगर इन दोनों में समानता देखेंगे टर्म में तो इनमें क्या समानता आ रही है आप देखेंगे, सीधा आपको दिखाई पड़ रहेंगे। यानी a किसके इक्विवेलेंट है, a जो इक्विवेलेंट है k के इक्विवेलेंट है, यानी a यहाँ पे जो है k अचर पद के इक्विवेलेंट है। आगे अब यहाँ पे b जो है, अब उसके किसके इक्विवेलेंट है, b जो इक्विवेलेंट है अल्फ़ा प्लस बीटा के, b इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन ऐसे होता है, इक्विवेलेंट है यानी इसके समान है, इसके बराबर है, या सीधा हम बराबर लिख ही दे रहे हैं या इक्विवेलेंट कह दे रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीज़ें हायर क्लास में आप लोग समझ लेंगे, यहाँ पर उतनी ज़्यादा डीपली बताएंगे चीज़ें तो फिर काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाएंगी, यानी कठिन हो जाएंगी। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है, सी किसके बराबर है, सी है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये देखिए एक रिलेशन आ रहा होगा, ये एक रिलेशन आ रहा होगा,
ये जो पॉलिनोमियल यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात जो बहुपद की, ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, और ये जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था इधर, ये जो ग्रीक लेटर लेकर के, इनमें दोनों में कुछ समानता दिखाई पड़ रही होंगी क्योंकि ये उसके बराबर है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। यही चीज़ें क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, जैसे यहाँ पर एक ज़ीरो ले सकते हैं, जैसे 1 and 3, जैसे यहाँ पे क्या है 1 and 3, यहाँ पे ऐड करते हैं, यानी जो ये वाला पद होता है, बी वाला पद यहाँ पे जोड़ते हैं यहाँ पर, यानी जो भी जीरोज होते हैं उन्हें ऐड करते हैं, तब फिर मुझे बी वाला पद मिलता है। और यहाँ पे सी वाला पद क्या है, जब जीरोज को गुणा करते हैं तब मिलते हैं। प्लस गुणे माइनस माइनस ही होता है। हाँ, प्लस गुणे माइनस माइनस ही रहेगा, या माइनस गुणे, ये अपोजिट भी कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप फोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें शायद मुझे लग रहा है बच्चे काफ़ी ज़्यादा पिछली कक्षाओं में जबकि रहता है, टीचर बोलते भी हैं लेकिन नोट डाउन नहीं करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं इन चीज़ों के बारे में। और ये जबकि काफ़ी ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा क्या होता है, छोटी छोटी, मैं कह रहा हूँ कि लोग पढ़ते किसी न कोई प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाई कहीं से कर ही रहे होंगे, या फिर स्कूल से पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है एक्चुअल में, छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। इन्हीं चीज़ों पे क्योंकि ध्यान नहीं देता है, और जो भी हैं वो सोचते हैं कि इतना तो बच्चे कवर ही कर लेंगे, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं उसे आगे बड़े लेवल तक भी परेशानियां क्रिएट कर देती हैं, यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए, वही चीज़ें, क्योंकि ज़िंदगी में सभी लोग सक्सेस होने के लिए बहुत बड़े बड़े आपको एम की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ छोटे छोटे अपने अगर जीवन में बातों को ध्यान रखेंगे ना, तो आप एक मुकाम को हासिल कर लेंगे और जीवन में खुशियाँ भी पा सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखिए। पढ़ाई जब भी करिए, क्या चीज़ें तुम्हें जहाँ पे दिक्कत आ रहे हैं उन चीज़ों पे फोकस जरूर करिए, क्योंकि जब फोकस करने लगेंगे पढ़ाई पे, और ये पॉइंट जैसे समझ में नहीं आ रहा, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, जब तक उसे क्लियर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में गलती कहाँ पर हो रही है, मैं कहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। उस अगर पॉइंट को आप ध्यान में रख लेंगे ना, तो बिल्कुल से आप आगे फिर, क्योंकि फर्दर तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक विश्वास आ जाएगा, और सॉल्व करने में अगर उस टाइम पर सपोज दैट नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन समझ में, थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए कॉपी को, फिर देखिए थोड़ा उस पर कूल डाउन हो जाइए। ये नहीं कि आप मुझे समझ में नहीं आया, ये दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मोटिवेशन के पर्पज़ से नहीं आऊँगा टॉपिक पे, क्योंकि ये किसी दिन मैं अगर अलग सेपरेट वीडियो मैं वहाँ पे बना दूंगा कि सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करूँगा। तो आप कभी भी बस ये माइंड को समझाइए, क्योंकि माइंड के अंदर पॉजिटिविटी रखिए, नहीं ये आई कैन सॉल्व इट, मैं ये कर लूँगा, बिल्कुल मैं कर लूँगा, बस इस समय नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी देर में आ जाएगा, कहीं ना कहीं पीछे की चीज़ें भूल रहा हूँ इस वजह से। तो इसीलिए मैं फोकस करता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। अब यानी ये जो मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को लेकर के हम आगे और फर्दर थोड़ा प्रोसीड करते हैं। आपकी किताब में भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, उन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कोई भी टीचर है, क्योंकि आपकी किताब ही इतनी ज़्यादा दमदार है, किताब में सारा कुछ दिया रहता है, कहीं ना कहीं वो क्योंकि वो टर्म, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट एक्चुअल में नहीं मिल पाता। हम क्या करते हैं, स्कूल जाते 4 से 6 घंटे, किसी में 4 घंटे की क्लासेस रहती हैं टोटल मिला करके, उसी को 6 घंटे बना दिया, 8 घंटे बना दिया जाता है, या फिर उसके बाद फिर क्या होते हैं आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाई कर ली। एक्चुअल में माहौल ही नहीं मिल पाता हमें, सबसे ज़रूरी है माहौल की। माहौल अगर मिल जाएगा तो बिल्कुल से पढ़ लेंगे। तो हम, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, किसी भी किताब में मैथमेटिकल टर्म लिखे होते हैं, गणितीय तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनसे आप डरने की कोशिश नहीं, वो धीरे धीरे आपके दिमाग में आ ही जाएंगी, क्योंकि ये स्टार्ट करते हैं आप क्लास अभी 10th में है, आपकी जर्नी क्योंकि पीछे से भी वही चीज़ें धीरे धीरे। इसीलिए पढ़ाई को ये चीज़ें तो है नहीं कि एक दिन में बताया गया है सारी चीज़ों को, इसलिए आपको क्लास KG से पढ़ाया जाता है और आगे तक फर्दर। और ये तो यही नहीं बताया जाता एक दिन में सारी चीज़ कवर कर लो, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, बस कॉन्टिन्यूटी होने की ज़रूरत है। तो आगे मैं फर्दर और प्रोसीड करता हूँ, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। थोड़ा सा इसे मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो आगे फर्दर और प्रोसीड करते हैं, उसी में आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ये मैंने लिख ही दिया, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, A = के, हाँ शांत क्लास में, B = अल्फ़ा प्लस बीटा एंड C = अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म सभी में रहेगा, क्योंकि के कहीं ना कहीं
के इसमें भी रहेगा। के टर्म अगर पीछे मैंने नहीं लिखा तो उन्हें ध्यान दे दिए, क्योंकि के टर्म वहाँ पे कहीं पे गायब नहीं हुआ, एक अचर पद है, क्योंकि सभी में मल्टीप्लाई रहता है। अगर पीछे नहीं ध्यान दिया तो पीछे वो चीज़ें सारी ध्यान दीजिए, के पद सभी में रहेगा, वो मैंने ध्यान शायद नहीं दिया है। अब देखिए अल्फ़ा यानी क्या करते हैं हम, जीरोज का अगर हम योग करते हैं, जो भी हमारे जो जीरोज हैं, मैंने मान रखा था वहाँ पर कि अल्फ़ा एंड बीटा दीज आर द टू जीरोज, वहाँ पर मैंने मान भी रखा था कि अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या हैं, शून्यक हैं। अल्फ़ा एंड बीटा द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अब देखिए अल्फ़ा अगर योग करते हैं इनका, अल्फ़ा प्लस बीटा का योग कर रहे हैं तो क्या मुझे मिल रहा है, योग करने पे हमें क्या मिलता है, माइनस बी अपान ए। पीछे मैंने कवर किया था माइनस बी क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस बी को किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, यानी माइनस, ये माइनस आगे लगे रहा। यहाँ पे देखिए किसका गुणांक है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है, यानी ये जो वाला जो टर्म है ये किसका है, एक्स का गुणांक है। ये वाला बी वाला टर्म, बी से देखिए ये किसका गुणांक है, एक्स का, यानी एक्स का गुणांक, इंग्लिश में बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक। और जिन लोगों को इंग्लिश में लिखना है वो मैं बोल दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणांक अपान ए है। यहाँ पे ए देखिए ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए मतलब ए, यहाँ पे देखिए ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो ए किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब जब हम जीरोज को, शून्य को क्या करते हैं, गुणांक, एक्स को, एक्स का गुणांक यहाँ रहेगा, ये गलती हो गई, गुणांक को लिख दिया मैंने। ये हिंदी में इसीलिए कहते हैं, जब भी मैं गलती हो जाती है क्योंकि हिंदी में लिखने में, इसलिए ध्यान रखिए, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि गलती कहीं ना हो। एक्स का गुणांक यहाँ पे बिंदी मैंने लगाया है, गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जब इन्हें जीरोज को यानी शून्य को क्या करते हैं हम, यहाँ पे गुणनफल यानी मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है, यानी यहाँ सी वाला जो सी इक्विवेलेंट है, अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ किसके इक्विवेलेंट है, सी जो कि एक अचर पद है, वहाँ पर सी क्या है, अचर पद, सी अपान ए, यानी क्या हो गया, अचर पद, हिंदी में बोलेंगे अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में इसे हम लिख दे रहे हैं नॉन वेरिएबल, लिख लीजिएगा नॉन वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, CO कोफिशिएंट की पूरी स्पेलिंग ऊपर से लिख लीजिएगा, वो लिखी हुई है कोफिशिएंट, वहाँ पर COEFFICIENTS, यहाँ पे मैं पूरा लिखूंगा, ज़्यादा लेंदी हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इंग्लिश में इसे ऐसे लिखते हैं। अब ये चीज़ तुम्हें पे क्लियर हो गई होंगी, यही चीज़ बताने के लिए मैंने कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा मैंने लिया था दो शून्य को समझाने के लिए, तो ये इतना, ये जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे ही आगे क्वेश्चन को आपको पॉलिनोमियल दिए रहेंगे। पॉलिनोमियल को क्या है, आपको उनके जीरोज को फाइंड आउट करना होगा, यानी उनके शून्य को फाइंड आउट करना होगा, या फिर आपको शून्य दिए रहे होंगे, उनके पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना होगा। आगे आपके चैप्टर आगे यही इसी पे बेसिस होगी। तो आइए हम आगे चैप्टर को कवर करते हैं। उससे पहले क्योंकि एक दो एग्जाम्पल को ले लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप लोग जब भी किताब पढ़िए या कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं,
जिस भी जगह से, कहीं से भी आप पढ़ाई करते हैं, जैसे किसी भी स्कूल से जहाँ से पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर क्या आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते होंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते होंगे। ज़्यादातर टीचर भी यही करते हैं कि वो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट उससे ज़्यादा पहले ज़रूरी है आपका जो पीछे दिए हुए रहते हैं उदाहरण, उन उदाहरण को ज़रूर आप लोग सॉल्व करिए। अगर जिसने उदाहरण को सॉल्व करना सीख लिया ना, वो उसके लिए प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है जो आपके उदाहरण बताए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कभी भी अगर आपने किसी भी फील्ड की आपने अगर ट्रेनिंग सही से कर ली ना, तो आपका वो आगे का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। लोग सोचते हैं ट्रेनिंग तो इन्जॉयमेंट का समय है, जैसे जब 11th में आते हैं आगे, क्योंकि या फिर 9th में आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि बस 9th तो ऐसे बस इन्जॉयमेंट का टाइम है, बस ऐसे इन्जॉयमेंट कर लेंगे और क्या, इधर उधर क्लास में बस उधर 2 लड़के इधर बैठे रहते हैं, 2 लड़के उधर बैठे रहते हैं, अरे उनकी निगाह किधर जा रही है, यही रहता है ना। तो यही सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत, आप करिए, खुला है यार, सब लोग करते हैं यार, थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, करते सभी लोग हैं, करिए, थोड़ा बहुत करिए, ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ पे इस तरीके से मत अपने आप को भावनाओं में डूब जाइए, क्योंकि भावनाओं में काफ़ी ज़्यादा लोग डूब जाते हैं, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है, सभी लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो भावनाओं में मत डूबिए वहाँ पर, और थोड़ा पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए पहले एग्जाम्पल को हम उदाहरण को समझते हैं, क्योंकि उदाहरण अगर सॉल्व कर लेंगे तो आगे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे ये एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ x² + 7x + 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ ही लेते हैं। आपके उदाहरण नंबर 2 है ये क्वेश्चन, ये है द्विघात बहुपद यानी x² + 7x + 10x के शून्य ज्ञात कीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वे में यहाँ पर पॉलिनोमियल वो चीज़ें आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल ही जाएंगी, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके यहाँ पर बोला गया यहाँ पे शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो मैंने पीछे अभी कवर किया हुआ है वहाँ रिलेशन फाइंड आउट करना है, उसके बीच में संबंध क्या है उसको भी दिखाना है, उस चीज़ को, सत्यता को, यानी ट्रुथ कैसे, किस तरीके से उसे फाइंड आउट करना है उसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं, पहले जब भी आप लोग क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करें, जब भी क्वेश्चन देखिए तो तुरंत ये नहीं करिए कि बस मैं पेन उठाया और चालू कर दिया, वही चीज़ें हो गई, ये तो बिना अनजान वाली बात हो गई कि कहीं उठे चल दिए बिना सोचे समझे। तो सबसे पहले बात क्या है, जब भी क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा जिसकी जो कैपेसिटी है, क्योंकि ये हैबिट पड़ती है, आदत हो आती है कब से, जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं सारी चीज़ों के, तब से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए एक बार। अगर पहली बार लग रहा है तो 1 मिनट तक के लिए क्वेश्चन को देखिए, पहले देखिए x² 7x + 10, ये जो है अब देखने से ये आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे इसे सॉल्व करें। यानी क्या हुआ है, शून्य निकालेंगे और पीछे हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा है, यानी फैक्टराइज करते हैं। यानी ये जो है b वाला टर्म क्या होता है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड में एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रैकेट में ax² + bx + c वेयर a ≠ 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए बी वाला टर्म क्या है, वहाँ पर बी से इसे रिलेट करिए। अब बी वाले को क्या करते हैं, वहाँ पर योग करते हैं, योग यानी किस तरीके से जोड़ते हैं। इस टर्म को ऐसे हम फैक्टर करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे कि किस तरीके से हम 2 ऐसे खंड में बांटें कि अगर उन्हें जोड़े तो 7 आए और उन्हें अगर हम गुणा करें तो 10 आए। तो पहले उसके बारे में सोचिए। अब इसके ऐसे में नॉर्मल तरीके से देखें तो इसे हम क्या करूँगा, अगर इसके फैक्टर बनाते हैं तो एक माइंड में आता है, अगर 4 हम 3 ऐसे, मैं वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, पहले ऐसे माइंड में आएगी कि हम अगर 4 + 3 अगर करते हैं तब भी 7 आ जाता है, 6 + 1 करते हैं तब भी 7 आ जाता है, या 1 + 6 करते हैं, या फिर 5 + 2 करते हैं तब भी 7 आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर हैं इस संख्या के, इस तरीके से अगर करते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमने पीछे कंसेप्ट को क्या पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट को इस तरीके से पढ़ा हुआ है, अगर उन्हें इस तरीके से हम फैक्टराइज करें कि अगर जोड़ें तो वहाँ पर 7 आए, अगर हम उन्हें ऐड करते 7 आए, गुणा करें तो 10 आए। यहाँ पे कोई माइनस का इतना बड़ा है नहीं, ये सबसे सिंपल ये एग्जाम्पल दिया गया है, आगे आएंगे उसी के अनुसार हम बातों को डील करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा है ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी ये सारे ऊपर जो हैं ये फुलफिल नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला कि कभी भी आप क्वेश्चन को देखिए तो बस उसमें लग ही मत जाइए, लगिए वो पहले, उससे ज़रूरी है कि पहले ध्यान से उसे देखिए कि हमें सॉल्व कैसे करना है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यही करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन को पहले, एक तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन को देखा ये तो हलवा है, हम तो अभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या, जब एग्जाम दे करके आते हैं, घर पर आते हैं, उन्हें देखते हैं, फिर बोलते हैं यार मैंने गलती कर दी यार, वहाँ पे मैंने यार क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, क्वेश्चन तो ये कह रहा था और मैंने ये करके आ गया। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि पहले समस्या को समझिए, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, फिर समस्या के ऊपर फोकस करिए। तो अब सॉल्व करते हैं इसे फर्दर, क्योंकि सॉल्व करना तो बहुत आसान है। हाँ, क्वेश्चन को यानी पी ऑफ एक्स, ये जो है यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मैंने बोल दिया कि इस तरीके से अगर हम गुणनखंड करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ही है, तो बहुत आसानी से, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके से इसे हम फैक्टराइज करें, किस तरीके से इसे गुणनखंड करें, यानी किस तरीके से तोड़ें संख्या को। तो यहाँ पर लिखते हैं, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी 5x प्लस 2x प्लस 10, यानी अब मैंने इसे तोड़ दिया इस तरीके से, 5x प्लस 10। एक स्टेप और मैं फर्दर बढ़ता हूँ, 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं हम कि इनमें कॉमन क्या है, कॉमन चीज़ों को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगर इस टर्म में देखें तो दोनों में x है। आगे फर्दर और प्रोसीड करते हैं, x को बाहर ले लेते हैं, x प्लस 5 हो गया, यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, x प्लस 5 इधर भी आ रहा है। कहीं पे डाउट? नो सर। आगे फर्दर और बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। x प्लस 2 हो गया इधर का, और इधर x प्लस 5 यानी ये हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है जीरोज फाइंड आउट करने के लिए, यानी इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं y ऑफ x, यानी y की टर्म जो है, यानी ये जो p ऑफ x है यानी फंक्शन ऑफ x का है, अब इसे हम जीरो की इक्विवेलेंट कर देते हैं। यानी जब मैंने ग्राफ बताया था पिछले वीडियो में, क्या होता है, हम जब भी ग्राफ को शून्यक फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लेकर के कि यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है, वहाँ पर मैंने एक वैल्यू आई थी 3/2, 0 आई हुई थी। यानी जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, यानी x एक्सेस के अलॉन्ग जो भी पॉइंट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो हम y की वैल्यू समझो 0 रख देते हैं। ये आगे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आपका जहाँ पे रैखिक समीकरण आएगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे ज़्यादा क्लियरिटी के साथ में। तो यानी हम 0 के इक्विवेलेंट रख दे रहे हैं इसी को, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2, एक जीरो मेरा मिल गया, यानी x इक्वल टू -5। ये हमारा दूसरा जीरोज मिल गया। अब यहीं पे अगर थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, मुझे मालूम है कहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि ये -2 कैसे आ गया है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको आइडिया। जब हम पक्षांतर करते हैं, हिंदी में बोलते हैं पक्षांतर करते हैं, यानी एक टर्म को दूसरी टर्म पे ले जाते हैं तो वहाँ पर साइन बदल जाते हैं। यानी जैसे यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 है, तो यहाँ पे दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे +2 वाला है, तो इधर क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी -2 हो जाएगा। बस यही चीज़ें हो जाएंगी। वैसे वहाँ पर x प्लस 5 था, इक्वल टू 0 था, यानी x वहाँ पे क्या है, -5। ये तो पीछे के टर्म है, पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। बस यही सिंपल सा टर्म है, यानी ये जीरोज फाइंड आउट हो गए। अब हमें क्या आगे बताना है, आगे फर्दर तो मैंने जो जीरोज है वो फाइंड आउट कर लिए, -2 -5, यानी गिवन पॉलिनॉमियल के ये हमारे शून्यक हैं, -2 -5। अब आगे क्या क्वेश्चन में कहा था, सत्यता को फाइंड आउट करनी है, यानी उसके बीच में जो रिलेशन है, यानी वहाँ पर शून्यकों और गुणकों के बीच में जो रिलेशन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पीछे बताया हुआ है, उसी चीज़ को बस एक चेक करना है मुझे। बस उसे चेक करने के लिए अब क्या है, क्योंकि हमारे पास आ ही चुके हैं शून्यक, तो हम एक बार क्या है, शून्यक का योग कर लेते हैं। अब योग करते हैं, शून्यक का योग यानी एडिशन ऑफ जीरोज, शून्यक का योग, इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन ऑफ ADDTION, एडिशन ऑफ
जीरोज जीरोज। अब एडिशन करते हैं, यहाँ पे -2 प्लस -5। आगे हमने क्या पढ़ा था, x का गुणांक, यानी हमने पढ़ा था -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या है, x का गुणांक देखिए 7 है, राइट। -7 आगे लगा ही देते, माइनस का साइन लगा है। x² का गुणांक यहाँ देखिए क्या है, जब कोई संख्या नहीं तो यानी 1 का गुणांक होता है। मैंने पीछे भी बताया था, जब किसी संख्या नहीं होता है तो वहाँ पर 1 से 1 को गुणा किसी भी संख्या करेंगे तो वही संख्या ही आ जाएगी, यानी अपान 1। यानी यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है। यानी जब इनका योग करते हैं -7 और ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल वहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, यानी ये एकदम प्रूफ हो जा रहा है कि ये 7 ही वहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर 7 ही आ रहा है। यानी एक्चुअल में क्या है, यानी 7 जो वहाँ पर है ये माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन ही रहता है, क्योंकि ये फार्मूला ही है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस आपको दिख रहा होगा और वहाँ पे कुछ नहीं। और तो यानी प्रूफ हो चुका है। उसके जो जीरो जाते हैं -2 और -5, तो ये चीज़ें वहाँ पे प्रूफ में आ ही जा रही हैं कि 7 बटा, यानी 7 उधर के जो टर्म है शून्यकों का योग और उसके बराबर ही है। अब इसी तरह देख लेते हैं गुणनफल के केस में क्या है। गुणनफल जब करते हैं, शून्यक का गुणनफल, यानी शून्यक का गुणनफल, शून्य का गुणनफल करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज जब करते हैं वहाँ पर, तो जीरोज क्या हमारे -2 इंटू -5, दोनों ब्रैकेट में ले लेते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लियरिटी के लिए। यहाँ पर शून्य का लिख गया है, ये गलती से, यहाँ पे शून्यक होगा, शून्यक, ये चीज़ें हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज -2। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो टर्म होता है, यानी ये वाला टर्म अचर पद, यानी अचर पद अपान x² का गुणांक। अचर पद वहाँ पे देखिए क्या है, 10 है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तब भी 10 आएगा, और वहाँ पर अचर पद क्या है, अचर पद भी 10 है, 10/1, x² का गुणांक 1 मैंने बताया ही था पॉलिनोमियल, यानी ये इसके बराबर ही है। तो अब देखिए ये जो है सत्यता को एकदम प्रूफ कर रहा है, ऊपर दिया हुआ है पॉलिनोमियल, यानी जो वहाँ पर टर्म आया हुआ था, यानी वो एकदम फुलफिल कर रहा है कंडीशन को प्रॉपर तरीके से। वहाँ पर जब ऐड भी करते हैं तब भी माइनस आता है, और वहाँ पर उस कंडीशन में, क्योंकि हम -x लगाकर ये अगर चीज़ें कन्फ्यूज करें, ये कोई नहीं, एक फार्मूला है -7, क्योंकि अंक वहाँ पे 7 ही है, क्योंकि ये माइनस कहाँ की वजह से आया है, ये इसकी वजह से माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं, क्योंकि ऐड भी करते हैं तो -7 ही आ रहा है। तो वो ये वाला टर्म, क्योंकि ये वाला यहाँ पर भी अगर ऐड करेंगे तो -7 आएगा, वो वाला, तो यानी इसके ट्रूथनेस को वेरीफाई कर रहा है कि यानी ये हमारा जो हमने शून्यक फाइंड आउट किए हैं वो एक्चुअली में करंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में, क्योंकि वहाँ पर क्या है चीज़ें, अब आगे 2 चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्नावली को भी कवर करेंगे, यानी प्रश्नावली की जो भी आगे आपका 2.2 है वहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बहुपदे के लिए विभाजन एल्गोरिदम, डिवीज़न जो एल्गोरिदम है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट को बताएंगे। तो अंत में बस कुछ नहीं कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा, और आगे आपको भी नहीं मज़ा आएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए मन लगा के, फिर तो मज़ा ही आ ही जाएगा।